हेलो मेडिकोस, वेलकम टू रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। देखिए, आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है या अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो भी आप फैगोसाइटोसिस को आंसर में लिख के आएंगे। अब देखिए, अभी तक अपन ने एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर पढ़ा क्या क्या है। अपन ने ये कहा था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर दो तरीके के इवेंट्स होते हैं, एक वेस्कुलर इवेंट्स होते हैं तो एक सेल्युलर इवेंट्स होते हैं। वेस्कुलर इवेंट्स को अपन ने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, एक हीमोडायनामिक चेंजेस तो एक ऑल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। तो सेल्युलर इवेंट्स के अंदर एक अपन कह रहे हैं एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स होता है, तो एक फैगोसाइटोसिस होता है। लास्ट के जो तीन लेक्चर्स है उसमें अपन ने हीमोडायनामिक चेंजेस की बात कर ली है, ऑल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी की भी बात कर ली है और एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स की भी बात कर ली है। और आज के लेक्चर में अपन अब फैगोसाइटोसिस पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक जो मेन बात अपन ने करी उसमें मोटा मोटा बात यही है कि जहां पे भी अपने इंजरी होगी उसका खुद का एक ब्लड सर्कुलेशन होगा, और उस ब्लड सर्कुलेशन को अपन माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं। और वहां पे सेंटर के अंदर पहले क्या होगा, सेल्स प्रेजेंट होगी और पेरिफेरी पे प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो अपन कह रहे हैं कि ये जो सेंटर वाली सेल्स होती है वो पेरिफेरी पे चल जाती है, और फिर वो पेरिफेरी पे जाने के बाद में एंडोथीलियम से अटैच करती है और फाइनली वो एंडोथीलियम के बाहर आ जाती है और फिर वो कीमो अट्रैक्टेंट के टुवर्ड्स मूव करती है, जिसे अपन कीमोटेक्सिस कहते हैं। ये सब अपन लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो आप पहले वो वाले लेक्चर देख लीजिएगा। अब अपने को बात करनी है फैगोसाइटोसिस की, कि जो अपनी फैगोसाइटिक सेल्स होती है जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, जैसे कि मोनोसाइट्स हो गए, तो वो फैगोसाइटोसिस कर कैसे रहे हैं वो अपन समझेंगे। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में फैगोसाइटोसिस है क्या। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एनगल्फमेंट ऑफ अ सॉलिड पार्टिकुलेट, किसी भी सॉलिड पार्टिकुलेट मटेरियल का एनगल्फमेंट करना। कुल मिला के एक सेल है और एक सॉलिड अपन कह रहे हैं कि पार्टिकुलेट मटेरियल है, ये जो सेल है वो पूरा का पूरा इसे खा जाएगी। इस चीज को अपन क्या कह रहे हैं, फैगोसाइटोसिस कह रहे हैं। और जो सेल्स फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करती है उसे अपन फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और अपनी बॉडी के अंदर मेनली जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है ब्लड के अंदर, वो दो होती है। एक तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स और एक अपन कह रहे हैं सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स, यानी कि एक तो न्यूट्रोफिल और एक मोनोसाइट्स। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करिएगा कि ब्लड के अंदर अगर ये सेल्स होगी तो उन्हें न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट कहा जाता है, लेकिन यही सेल्स जब टिश्यू के अंदर चल जाती है तो न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोफेजेस कहते हैं और मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस कहते हैं। यानी कि मोनोसाइट्स ही मैक्रोफेजेस है जब वो टिश्यू के अंदर चल जाएंगे तब, और वहीं आपके माइक्रोफेजेस क्या है, न्यूट्रोफिल्स ही है जब वो टिश्यू में होंगे तब। ठीक है। अब देखिए कि ये जो माइक्रोफेजेस होंगे यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स होंगे, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे हैं, तो मेन सेल्स जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर होती है वो न्यूट्रोफिल्स होती है। तो ये कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज करती है, और ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होंगे वो प्रोटियोलिसिस करेंगे, यानी कि कोलेजन का डिग्रेडेशन करेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन करेंगे, और इस हिसाब से वो क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करेंगे। ये एक बेसिक आइडिया आपको मिला कि फैगोसाइटिक सेल्स है कौन सी, उन्हें ब्लड में क्या कहते हैं और टिश्यू में क्या कहते हैं। अब देखिए, फैगोसाइटोसिस जो होता है वो तीन प्रोसेसेस के अंदर होता है। सबसे पहले रिकग्निशन एंड अटैचमेंट, फिर एनगल्फमेंट और फाइनली किलिंग और डिग्रेडेशन। कि भाई सपोज कोई भी सॉलिड पार्टिकुलेट है, सबसे पहले इसे रिकग्नाइज किया जाएगा, और वो रिकग्निशन सिस्टम जो होता है वो रिसेप्टर्स से होता है, ये अपने को पहले ही पता है, तो उसे रिकग्नाइज कर दिया जाएगा। फिर इससे अपन देखें तो अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट होने के बाद में इसको पूरा का पूरा एनगल्फ कर दिया जाएगा, फिर इस पार्टिकल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, उसको किल कर दिया जाएगा, और फिर इसका डिग्रेडेशन कर दिया जाएगा। इस तीन प्रोसेसेस के अंदर पूरा का पूरा फैगोसाइटोसिस होगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रिकग्निशन और अटैचमेंट, जहां पे अपन कह रहे हैं कि जो अपनी मैक्रोफेजेस है या जो अपने न्यूट्रोफिल्स होती है उनके सेल के सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिकग्निशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब रिसेप्टर के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो मैनोज रिसेप्टर आप याद रख सकते हैं, एक स्कैवेंजर रिसेप्टर आप याद रख सकते हैं। और ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिकग्नाइज करेंगे कि भाई आपके सेल है, सेल के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर है, सपोज ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकग्नाइज करने का काम ये रिसेप्टर करेगा। ठीक है। एक प्रोसेस यहाँ पे और होता है जिसे अपन कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। अब देखिए, ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है कि ये जो माइक्रोब है, इस माइक्रोब को सेल के लिए टेस्टी बना रहा है। भाई टेस्टी बनाना है तो उसके ऊपर क्या होगा कि इसके ऊपर कुछ प्रोटीन की कोटिंग कर दी जाएगी ताकि सेल इसको एंगल्फ कर ले, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेल क्यों एंगल्फ करेगी, इसलिए कुछ प्रोटीन
ये कोटिंग इसके ऊपर कर दी जाएगी ताकि सेल इसको क्या कर ले, एंगल्फ कर ले। एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टेस्टी बनाया जा रहा है सेल के लिए। उस प्रोसेस को अपन ऑप्सोनाइजेशन कह रहे हैं, जहां पे ऑप्सोनिन प्रोटीन की कोटिंग करी जाती है माइक्रोब्स के ऊपर। और मेन ऑप्सोनिन प्रोटीन जो होते हैं वो 3 है। एक तो आईजीजी प्रोटीन हो सकते हैं, एक C3b ऑप्सोनिन होता है जो कि आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पार्ट होता है, कि अपन जब पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तब आपको समझ आएगा। और कुछ कलेक्टेंस हो सकते हैं जो कि मेन ऑप्सोनिन होते हैं। ये तीनों नाम आपको याद रखने। अब रिकग्निशन हो गया। रिकग्निशन होने के बाद में क्या होगा, एनगल्फमेंट होगा, कि भाई माइक्रोब है उसके ऊपर ऑप्सोनिन और प्रोटीन अपन देखे तो आ चुका है, और माइक्रोब का ऑप्सोनाइजेशन हो चुका है। अब ऑप्सोनाइजेशन होने के बाद में ये जैसे सेल थी, सेल के ऊपर अपन देखे रिसेप्टर है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर ऑप्सोनाइजेशन हो चुका। अब ये जो रिसेप्टर है वो इसको रिकॉग्नाइज कर चुका है, और ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इससे अब बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद में क्या करेगी सेल, साइटोप्लाज्मिक सूडोपोड का फॉर्मेशन कर देगी। यानी कि आप ये देखिए कि सपोज ऐसा है, बाहर की तरफ में वो कुछ प्रोसेसेस को निकाल देगी जिसे अपन क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक सूडोपोड्स कहेंगे। और उससे वो पूरे के पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैप्चर कर लेगी, पूरे के पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर लेगी, और फिर उसके हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेल के अंदर ले लिया जाएगा। और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सेल के अंदर आने के बाद में एक लाइसोसोम से बाइंड करेगा। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइसोसोम से और एक बिग वैक्यूल से बाइंड करता है तो वो फैगो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लाइसोसोम को अपन क्या कहते हैं, वैसे भी सुसाइडल बैग कहते हैं। और वैक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज स्पेसेस होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सेल के अंदर आने के बाद में इन सुसाइडल बैग से बाइंड करेंगे या वैक्यूल से बाइंड करेंगे, और किसका फॉर्मेशन करेंगे, फैगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने क्या बात कर ली, एंगल्फमेंट हो गया। फिर आता है अपने पास किलिंग और डिग्रेडेशन का प्रोसेस। देखिए किलिंग और डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो किलिंग होगी वो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस से होगी, कि बैक्टीरिया है तो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस, वायरस है तो एंटीवायरल सब्सटेंसेस वगैरह। फिर जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस होता है या जो डिस्पोजल का प्रोसेस होता है वो 2 मैकेनिज्म से, 2 प्रोसेस से हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म हो सकता है, तो एक एक्स्ट्रा सेल्युलर मैकेनिज्म हो सकता है। इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म जो होता है वो एक तो आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी कि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स से हो सकता है। और इसमें भी 2 चीजें हो सकती है, एक तो एम्पियो डिपेंडेंट जो कि एक एंजाइम का नाम है जिसे माइलो पेरोक्सिडेज कहते हैं, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। तो एक एम्पियो इंडिपेंडेंट यानी कि माइलो पेरोक्सिडेज इंडिपेंडेंट हो सकता है। एक नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी एक तरीके का फ्री रेडिकल है। और उसके अलावा कुछ लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म में तो ये आएंगे। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर मैकेनिज्म के अंदर आपके वही है कि एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट्स आ गई, या न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रैप्स की जो न्यूट्रोफिल्स है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कुछ ट्रैप का फॉर्मेशन कर देंगे, ये अभी अपन समझेंगे। और इसके अलावा कुछ इम्यून मैकेनिज्म हो सकते हैं जहां पे बॉडी का इम्यून सिस्टम रोल प्ले करेगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म के। ज्यादा कॉमनली यही परफॉर्म करता है, और ये जो आपके इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म होता है वो मेनली ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म से एक्ट करता है। और इसमें ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म से अगर एक्ट करेगा तो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, और मेनली आपके ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं जिन्हें अपन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं। जहां पे ये कह रहे हैं कि जो आपकी एक्टिवेटेड फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट होगी, चाहे फिर वो मैक्रोफेज हो चाहे फिर वो न्यूट्रोफिल हो, उनकी ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है, उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और उस चीज को अपन रेस्पिरेटरी बर्स्ट कहते हैं। अब ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए एक ना एंजाइम की जरूरत होती है जिसे NADPH ऑक्सीडेज कहा जाता है। और ये जो NADPH ऑक्सीडेज होता है वो ऑक्सीजन को आपके कन्वर्ट कर देता है सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल के अंदर, और खुद NADPH से NADP+H+ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन चलती है, और रिडॉक्स रिएक्शन अगर चल रही है तो ऑक्सीजन का तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, और यहाँ पे जो NADPH है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और फिर ये जो आपके सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल बना है और H+ आयन बना है वो दोनों आपस में कंबाइन करके H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो बैक्टीरियासाइडल एक्शन यानी कि बैक्टीरिया किलिंग की एक्टिविटी 2 तरीके से परफॉर्म कर सकता है। एक तो आपके माइलो पेरोक्सिडेज डिपेंडेंट किलिंग यानी कि एम्पियो डिपेंडेंट किलिंग हो सकती है, तो एक है कि इस एंजाइम के ऊपर डिपेंड ही ना करे यानी कि एम्पियो इंडिपेंडेंट किलिंग हो सकती है। देखिए जब माइलो पेरोक्सिडेज डिपेंडेंट किलिंग होगी तो H2O2 जो है वो माइलो पेरोक्सिडेज एंजाइम के प्रेजेंस में आपके हैलाइड से बाइंड करेगा, जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, और उसके प्रेजेंस में वो आपके फॉर्मेशन कर लेगा हाइपोहेलस एसिड का, जैसे कि HOCl, HOBr या HOI। और इसे अपन H2O2 एम्पियो हैलाइड सिस्टम कहते हैं। H2O2 क्या है, फ्री रेडिकल है,
एमपीओ क्या है, एंजाइम है, और हेलाइड क्या है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो इस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, फिर ये फर्दर किलिंग करते हैं। एक आता है एमपीओ इंडिपेंडेंट। एमपीओ इंडिपेंडेंट किलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो मैच्योर मैक्रोफेजेस होते हैं उसके अंदर माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम नहीं होता है, तो वो माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम के बिना ही किलिंग करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अब इसमें दो रिएक्शन आती है, एक तो फेंडन रिएक्शन आती है और एक हेबर विस रिएक्शन आती है। फेंडन रिएक्शन के अंदर H2O2 जो है वो फेरस आयरन से रिएक्ट करेगा और फेरिक आयरन में कन्वर्ट होगा, साथ में हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा और हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल बनाएगा, और फ्री रेडिकल फिर किलिंग होगी। ये अपन ने जब ना फ्री रेडिकल मीडिएटेड सेल इंजरी पढ़ी थी, वहां पे अपन ने फ्री रेडिकल्स की बात भी करी थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वो वाला लेक्चर भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के बारे में पूरा समझ आ जाए। एक आता है हेबर विस रिएक्शन। जो हेबर विस रिएक्शन होगी उसके अंदर H2O2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वापस से सुपर ऑक्साइड रेडिकल बनाएगा और इसके अलावा हाइड्रोक्सिल आयन बना देगा। ठीक है, ये आपके एमपीओ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म हो गया। अब अपन कह रहे हैं कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है वो कुछ बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम हो गया। वैसे ये एक फंगस है, जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है उसे एक फंगस का एग्जांपल है, और बैक्टीरिया में अपन कह रहे हैं कि आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के बाद में अपन बात कर रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की, जहां पे अपन कह रहे हैं कि जो एंडोथीलियल सेल्स होती है या जो माइक्रोफेजेस होती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करती है बाय द एंजाइम, जिसे अपन नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज कहेंगे। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो माइक्रोब्स और होस्ट सेल के लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स होंगे, तो होगा क्या कि लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, न्यूट्रोफिल और जो मैक्रोफेजेस है उसका डीग्रेन्युलेशन होगा और उसकी वजह से लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स बाहर निकलेंगे, और इन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे, क्योंकि लाइसोसोमल जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो फिर फर्दर डिग्रेडेशन करेंगे। ये तो इंटरसेल्युलर मैकेनिज्म की अपन ने बात करी। नेक्स्ट अपन अब बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर मैकेनिज्म की। एक्स्ट्रा सेल्युलर मैकेनिज्म के अंदर तीन सेल्स की अपन बात कर रहे हैं, एक तो एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट्स, एक अपन बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल, एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रैप्स, और एक इम्यून मैकेनिज्म। देखिए अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रोफिल, एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रैप। सबसे पहले एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट अपन समझ लेते हैं कि माइक्रोफेज या न्यूट्रोफिल का क्या होगा, डिग्रेन्युलेशन होगा, ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। तो एक तो प्रोटियोलिसिस का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी कि प्रोटीन डिग्रेडेशन वगैरह, या हाइड्रोलिसिस का फंक्शन परफॉर्म करेंगे क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है। और एक ये है कि ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट टिश्यू इंजरी भी ये होस्ट सेल को कॉज कर सकते हैं, कि एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग करते, लेकिन हो सकता है कि होस्ट सेल को ही वो इंजरी कॉज कर दे, ये एक पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। अब एक आता है न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रैप, जहां पे होगा क्या कि जो न्यूट्रोफिल है वो खुद सुसाइड कर लेंगे, और जब वो सुसाइड कर लेंगे तो उसकी वजह से कुछ फिब्रिलरी मटेरियल्स जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो रिलीज हो जाएंगे, और वो जो फिब्रिलरी मटेरियल्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रैप्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रैप्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन साइट पे ही ट्रैप कर लेंगे ताकि उसका स्प्रेड ना हो पाए। इन शॉर्ट अपन कह रहे हैं कि स्प्रेड को रोकने के लिए आपके न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रैप्स बनते हैं, जहां पे न्यूट्रोफिल्स जो है वो खुद सुसाइड कर रहे हैं, और वो एक तरीके का बेनिफिशियल सुसाइड है क्योंकि वो ना जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता था उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इम्यून मैकेनिज्म। ये जब अपनी इम्यूनिटी का चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर अपना यही होगा, तब अपन ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अभी आप समझ लीजिए कि इम्यून मैकेनिज्म में साइटोलिसिस हो सकता है, यानी कि सेल का लिसिस हो सकता है, एंटीबॉडी लिसिस हो सकता है, यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड किलिंग हो सकती है, और सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। अब जो अपन ने अभी तक जितनी बात करी वो सारा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कि इस वाले डायग्राम में आप देखिए कि जो सबसे पहले आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसके आपने कहे कि आईजीजी ऑप्शनल से उसका ऑप्शनाइजेशन हुआ है। ऑप्शनाइजेशन होने के बाद में देखिए कि वो आपके इस रिसेप्टर से क्या करेगा, बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद में जो आपके सेल है वो सेल क्या कर रही है, आपके सूडोपोड का फॉर्मेशन कर रही है। ये एक तरीके का देखिए सूडोपोड का फॉर्मेशन, और बैक्टीरिया यहाँ पे आ चुका है। फिर आपके क्या होगा कि ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको सेल के अंदर लिया गया है, और साथ में डीग्रेन्युलेशन हो रहा है, यानी कि आपके ग्रेन्यूल्स का रिलीज हो गया, और फिर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सेल के अंदर जा चुका है, और सेल के अंदर जाने के बाद में वो लाइसोसोम से बाइंड कर रहा है और वैक्यूल से बाइंड कर रहा है और फेगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी को अपन ने पूरा थ्योरी में पढ़ा और ये डायग्राम फॉर्म में अपन ने समझ लिया। So guys, that was all about today's lecture. If you found this lecture useful and helpful, then please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.